नमस्कार भी सभी को। सभी जय मां सरस्वती का नाम ले, हमारी मनोकामना पूरी करें। हमने कल इको की क्लास 1 हो गई थी। मैंने बेसिक बेसिक तुम्हें बता दिया था। आज मैं थोड़ा सा रिपीट करवा देती हूँ जो मैंने कल बताया। ध्यान से सुन लेना। जिन बच्चों ने लिख रखा है बहुत अच्छी बात है, उनका रिपीट हो जाएगा। जिन्होंने नहीं लिख रखा वो लिख लें। जो इकोनॉमिक्स है भी, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं भी? अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। इकोनॉमिक्स जो शब्द सबसे पहले देने वाला व्यक्ति था, कौटिल्य भी, कौटिल्य, जिसको चाणक्य भी बोलते हैं। और इनका कई बार वास्तविक नाम पूछ लेता है भी, कौटिल्य और चाणक्य, इनका वास्तविक नाम क्या है? विष्णुगुप्त भी। वास्तविक नाम विष्णुगुप्त। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछ भी लिया गया भी। जो इकोनॉमिक्स भी सबसे पहले इकोनॉमिक्स शब्द देने वाला, कई बार पूछता भी इकोनॉमिक्स पुस्तक जो किसने दी, विष्णुगुप्त या कौटिल्य या चाणक्य, तीनों एक ही है भी। ये ध्यान रखना है, नाम बहुत बार पूछता है इनका। और जो ये इकोनॉमिक्स दी, और एग्जाम में अगर पूछे, जैसे कल किसी बच्चे से मैंने पूछा भी इकोनॉमिक्स जो इसका जनक किसे माना जाता है, किसी ने कहा भी एडम स्मिथ को माना जाता है। अगर पूछे ना, आधुनिक इकोनॉमिक्स के जनक है एडम स्मिथ। और अगर पूछे, सीधा ही पूछ ले भी इकोनॉमिक्स का जनक किसे माना जाता है, तो कौटिल्य को माना जाता है। अगर सीधा एग्जाम में दिया हो भी इकोनॉमिक्स का, सीधा ही पूछ ले भी इकोनॉमिक्स का जनक, तो कौटिल्य को माना जाता है भी, कौटिल्य को। अगर पूछ ले आधुनिक मॉडर्न इकोनॉमिक्स का, आधुनिक इकोनॉमिक्स का जनक, तो किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है। जब कौटिल्य ने इकोनॉमिक्स शब्द दिया था ना, उस टाइम इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग था भी? हाँ जी, इकोनॉमिक्स का अर्थ, जब कौटिल्य ने इकोनॉमिक्स शब्द दिया, उस टाइम अर्थ था भी राजनीतिक से, राजनीति से संबंधित था। क्योंकि कौटिल्य ने क्या किया भी, मैंने आपको कल बताया भी, कौटिल्य जो था वो नंद वंश के टाइम से था। और उन्होंने घनानंद को कहा, क्योंकि जो नंद वंश था उनका अंतिम राजा जो घनानंद थे, उनको आके उन्होंने कहा भी आप अपनी प्रजा पे भी ध्यान दिया करो, सिर्फ अपने अपने पे नहीं। क्योंकि जो घनानंद था वो अपने भोल विलास में इतना डूबा रहता था, उसको ये नहीं पता भी उनकी प्रजा में क्या हो रहा है। तो उन्होंने आके बोला, तो घनानंद ने कौटिल्य की बेइज्जती की और उसे कहा भी आप दरबार से बाहर हो जाएं। और उसकी तो उन्होंने कसम खा ली। और कहते हैं भी, सुना है, कहते उन्होंने अपनी चोटी की गांठ लगा ली थी, कहते ये गांठ तब तक नहीं खोलूंगा जब तक मैं घनानंद का विनाश नहीं कर देता। तो उन्होंने क्या किया भी, चंद्रगुप्त मौर्य को जो था उनको तैयार किया। कहते हैं वो छोटी सी उम्र का था, 10-12 साल का था। और उसको, जो घनानंद है, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से, रणनीति तो सारा, खेल तो सारा कौटिल्य का था, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद को पराजित करता है। और कौन से वंश की स्थापना करता है? मौर्य वंश की स्थापना करता है। तब उन्होंने ये सारा पुस्तक, जो मौर्य वंश था उसके टाइम में, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, इकोनॉमिक्स। जो पुस्तक लिखी, किसने लिखी? कौटिल्य ने लिखी। उस टाइम उन्होंने सारा ये बताया भी समाज कैसे चलाना है, किसको सजा देनी है, राजनीति से संबंधित ज्यादा बातें बोली गई थी। अब जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, उसका अलग मीनिंग पढ़ते हैं। अब मैंने कल तुम्हें बताया भी, मानव से संबंधित संसद जो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे इकोनॉमिक्स कहते हैं।
उसमें जो आर्थिक लाभ और हानि दोनों शामिल हो जाते हैं। परंतु जैसे बुक्स में अगर पढ़े, बुक्स में इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग भी होती है। बुक्स में हम क्या पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स की परिभाषा, क्योंकि हम रट्टा मार के पढ़ते हैं, जैसा लिखा है वैसे ही। इकोनॉमिक्स जो हम बुक्स पढ़ते हैं भी 10th ये +1 और 2 में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट शुरू हो जाता है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है भी, एक विषय है, ना कि एक, जैसे हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, चाइना की अर्थव्यवस्था, यूएसए की अर्थव्यवस्था, तब अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं। और इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं ना वो एक विषय है। क्लियर भी? इकोनॉमिक्स क्या है? विषय है, जिसमें हम पीजी करते हैं, पीएचडी करते हैं, एमफिल करते हैं, रिसर्च करते हैं, आईआईटी करते हैं लोग। तो इसका जो इकोनॉमिक्स जब था, हमारी बुक्स हमें क्या बताती है, हमें ये बताया गया भी सीमित साधनों के साथ, सीमित साधनों के साथ, और जो हमारी असीमित आवश्यकताएं होती हैं, अनलिमिटेड जो हमारी नीड्स होती है, उनको पूरा करने के लिए, उनको एडजस्ट करने के लिए जो प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है ना, उसे इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ये हमारी बुक में रटी हुई हमारी भाषा है, जो हम हर बुक में मिलेगी आपको। इस बुक्स में लिखा मिलेगा भी इकोनॉमिक्स क्या है। ये इकोनॉमिक्स वो है, ये सीमित साधनों के साथ, मान लो सपोज करो हमारे पास 100 रुपए हो, 100 में आजकल आता कुछ नहीं है, सपोज करो हम पुराने जमाने के 100 रुपए के हैं, साधन सीमित हो गए, 100 रुपए हैं, साधन सीमित है हमारे पास, हमें कपड़ा भी लेना है, घर का सामान भी लेना है, सारा एडजस्ट करना है, एक घर का पूरा सामान लेना है 100 रुपए में, तो हमारी आवश्यकताएं तो असीमित होगी ना। अब जैसे भी हम किसी शॉप पे चले जाते हैं, एक सूट लेना हो, तो शॉप में जो लाइटें लगी होती है, सूट इतने चमकते हैं भी, देखते ही ये ले लूं वो भी ले लूं, तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जो प्रक्रिया है वो और तेज हो जाती है। परंतु हमें अपनी जेब की तरफ देखना पड़ता है भी हमारे पास पैसे तो सीमित हैं। असीमित आवश्यकताओं को सीमित करने के लिए, ताकि हमें संतुष्टि भी मिल जाए, हमारे सारे साधन भी कवर हो जाए और हम काम चला सके, तो 100 रुपए में हम अपने जो असीमित आवश्यकताएं हैं, भी चीनी भी ले लें, चाय भी ले लें, घर में और सामान भी ले लें, कपड़ा भी ले लें, ये सारी असीमित आवश्यकताएं। अब कोई बच्चा ये ना कह दे मैडम 100 रुपए में क्या आता है, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया भी समझने की बात है, भी हमारे पास लिमिट है कोई चीज की, पैसे की, और आवश्यकताएं हमारी असीमित है। वैसे भी आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं होती, कभी भी नहीं होती। आज हम ये सोचते हैं भी हमारे पास अच्छे कोई ब्रांडेड जूते हो, अच्छे कपड़े हो, और जब वो कपड़े और जूते आ जाएंगे ना, हमारी लालसा और बढ़ जाती है, फिर हम और आगे की सोचने लग जाते हैं। तो कहते हैं भी आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं होती। तो हमारी इकोनॉमिक्स में जो परिभाषा है वो क्या कहती है, सीमित साधनों के साथ असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना, उनका अध्ययन करना, वो क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। लिख लो, अर्थशास्त्र में सीमित साधनों के साथ असीमित आवश्यकताओं आवश्यकताओं का अध्ययन करने की अध्ययन करने की करने की प्रक्रिया को है भी, प्रक्रियाओं में प्रक्रिया को अर्थशास्त्र कहा जाता है। कहा जाता है। और जो कल मैंने जो परिभाषा लिखाई है ना, वो बेस्ट मानेंगे, क्योंकि ये तो हम रटे रटाई पढ़ते हैं, ये तो बुक्स में मिलेगी, तुम्हें कोई बुक्स उठा लेना, ये बात बुक्स में लिखी होगी। इकोनॉमिक्स का मेन मीनिंग तो जो मैंने कल आपको बताया वो होता है भी मानव जो अध्ययन करते हैं, मानव जो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, और उनमें आर्थिक लाभ और हानि दोनों इंक्लूड होते हैं, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। और ये जो मैंने आज परिभाषा लिखाई है, क्योंकि कई बच्चे होते हैं ना थोड़े से किताबी कीड़े होते हैं, तो उनको ये लगे कि वो बुक्स पढ़ेंगे
तो ये कह दे मैडम ने पता नहीं कौन सी परिभाषा लगा दी। तो वो एक कोट, जैसे कोई हम विषय पढ़ लेते हैं ना, नॉलेज होता है उस विषय का, तो अपने आधार पर भी हम किन क्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं, मानव का अध्ययन कर रहे हैं, मानव की आर्थिक क्रियाएं, अर्थव्यवस्था चलती है, देश चलता है। आम जो सुबह झाड़ू लगाता है, देखा होगा आपने, कोई कचरा उठाता है, कोई अपनी ड्यूटी जैसे दे रहा है, तो उन सभी से काम चलता है भी। ये नहीं है कोई जैसे सरकार चलाती है, मोदी नहीं चलाता सर देश, वो सारे काम चलाते हैं। उन सभी मानव की जो आर्थिक क्रिया उन सभी का अध्ययन किया जाता है इसमें। और हमारी ये परिभाषा लिखी होती है, विसीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को जो पूरा करने की जो प्रक्रिया है, जिसका हम अध्ययन करते हैं, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। जो अर्थशास्त्र है भी, अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। अर्थशास्त्र को लिखो भी, अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। बांटा गया है अर्थशास्त्र को। कल मैंने अर्थव्यवस्था बता दी, वो भी सही है जो लिखा आपने, ठीक है, उसमें आगे लिखना नहीं पड़ेगा। जो दो भाग है, बीच में मेरे कल दिमाग से निकल गए थे भी, मैंने दो बीच में जो अर्थशास्त्र के भाग नहीं बताए, ये बीच में बताना जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा जाता है। दो भाग कौन कौन से भी लिखो। फर्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा भाग है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दो भागों में बांटा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी। जो माइक्रो है इसको हम बेस्टी भी बोलते हैं, बेस्टी अर्थशास्त्र। बेस्टी अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र, बेस्टी अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी, सूक्ष्म अर्थशास्त्र इसको लिखना। इसको हम बेस्टी अर्थशास्त्र भी बोलते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसे हम वृत्त अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। वृत्त भी जो सूक्ष्म माइक्रो होता है छोटा भी, वेस्टी सूक्ष्म बिल्कुल छोटा, और समिष्ट होता है बड़ा भी। वृत्त भी बड़ा होता है, समिष्टि भी बड़ा होता है, मैक्रो भी बड़ा होता है, और माइक्रो वो छोटा, वेस्टी छोटा, सूक्ष्म छोटा। और जो ये दो भागों में बांटने वाला व्यक्ति है, जो उसके नाम बहुत बार पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र को दो भागों में किसने बांटा, रेगनर फिशर ने। किसने बांटा भी, रेगनर फिशर। फिश ने इसको दो भागों में बांटा। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, आपको वन लीनियर क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटने वाला व्यक्ति था रेगनर फिश, ये अर्थशास्त्री था। इन्होंने दो भागों में बांटा, माइक्रो और मैक्रो में। क्लियर भी यहां तक? आगे चले, पहले हम माइक्रो को उठा लेते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और एक बात और बताते हो, जैसे तुम साइंस में करते हो ना, थोड़ा सा भी इंग्लिश में थोड़ा इजी याद रह जाता है, भी हिंदी में थोड़ा सा अटपटा लगता है, तो इकोनॉमिक्स में कुछ एक वर्ड है जैसे वेस्टी हो गया, सूक्ष्म हो गया, तो तुम्हें ये देखने में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। और अगर तुम सीधा ही माइक्रो इकोनॉमिक्स करते हो तो तुम्हें थोड़ा इजी लगेगा। ठीक है, तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, स्मॉल में। माइक्रो का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, स्मॉल में, छोटा, छोटा। माइक्रो का जो मीनिंग अर्थ होता है वो क्या होता है, स्मॉल, छोटा में। छोटा मतलब
जैसे इकोनॉमिक्स में मैंने क्या कहा, मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ जो माइक्रो का है, अभी छोटा, जैसे एक वस्तु का उत्पादन करना हो, एक व्यक्ति का अध्ययन। माइक्रो में हम किसका अध्ययन करते हैं? एक व्यक्ति का अध्ययन। माइक्रो में लिखो, इसकी परिभाषा लिख लो। जब अर्थशास्त्र में एक व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तो उसे व्यष्टि या माइक्रो अर्थशास्त्र कहते हैं। व्यष्टि या व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। परिभाषा नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, माइक्रो से मतलब स्मॉल और एक व्यक्ति, बस इतना ही ध्यान रखना, ये परिभाषा नहीं पूछेगा, क्योंकि स्टेटमेंट दे देगा क्वेश्चन में भी। एक व्यक्ति का जो अध्ययन किया जाता है वो माइक्रो में किया जाता है या मैक्रो में किया जाता है या दोनों में किया जाता है या इनमें से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन दे सकता है। तो एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है? माइक्रो में, बस इतना ही ध्यान रखना, एक व्यक्ति, माइक्रो स्मॉल छोटा भी एक जीव, ठीक है। जैसे माइक्रो में हम करते हैं अध्ययन, इसमें जैसे कीमत निर्धारण, मांग, पूर्ति, ये जो अध्ययन करते हैं एक व्यक्ति को लेके, ये सब इंक्लूड होते हैं, वो माइक्रो में होते हैं। ये सब उदाहरण आते हैं, कीमत निर्धारण है भी एक वस्तु का, जैसे कि एक पेन है, इस पेन की कीमत हमें निर्धारित करनी है, वो किसके अंतर्गत आएगी? तो किसके अंतर्गत आएगी? माइक्रो के अंतर्गत। क्लियर है? आगे लिखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका जो मीनिंग है वो क्या है? लार्ज में। मैक्रो का मीनिंग क्या है? लार्ज में, लार्ज बड़ा में, लार्ज का मीनिंग होता है बड़ा में, बड़ा जिसमें एक से अधिक व्यक्तियों का, एक से अधिक, पूरे बाजार का या पूरे शहर का या पूरे गांव का जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है? मैक्रो में। जैसे ये मत कहना, अब ये एक और बात सुन लो, जैसे अगर मान लो भारत की बात आती है, जैसे एक गांव का मान लो प्रॉपर, जैसे फतेहाबाद का हम कर रहे हैं, तो ये व्यक्तिगत आएगा। अगर पूरे फतेहाबाद, पूरे जो हरियाणा में अगर कर रहे हैं एक जिले का, जैसे फतेहाबाद का कर रहे हैं ओनली, सिर्फ शहर शहर का, तो ये एक व्यक्तिगत आएगा। और जैसे पूरे हरियाणा का कर रहे हैं तो वो किस में आएगा? मैक्रो में आएगा। समझ में आया? अगर गांव की बात करें तो एक घर का कर रहे हैं तो वो व्यक्तिगत आएगा, और पूरे गांव का कर रहे हैं तो वो किस में आएगा? मैक्रो में आएगा। क्लियर हो गया? चलो इसकी परिभाषा लिखो। जब अर्थशास्त्र में संपूर्ण राज्य या देश, और एक जहां मैं राज्य लिखती हूँ तो तुम्हें राज्य ऐसे नहीं भी जैसे हरियाणा राज्य हो गया वो मान के नहीं, पूरा सरकार, जैसे भारत सरकार का जिक्र करते हैं उसको लेके चल रहा है, तभी मैंने या में देश लिखाया है भी बच्चे को डाउट ना रहे। ठीक है? जब अर्थशास्त्र में संपूर्ण राज्य, यहाँ देश की आर्थिक क्रियाओं का आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है।
किया जाता है, तो वह समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता कहलाता। वो संसद व्यक्ति भी दे सकता है, एक व्यक्ति तो अगर मैक्रो में, और संसद व्यक्तियों की बात करें तो वो मैक्रो में, माइक्रो की बात करें तो एक व्यक्ति, और संसद की करें सभी की करें तो वो किसमें, मैक्रो में। एक गांव या एक मतलब पूरे विश्व में बात करें तो एक देश हो सकता है, और पूरे विश्व की बात करें तो वो इसमें आएगा। ठीक है, इसमें लिखे एग्जाम्पल लिखे। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते तो पूरे देश का करते हैं या नहीं करते। रोजगार भी, गरीबी भी, इन सब का जिक्र जो अध्ययन किया जाता है वो पूरे देश को लेकर किया जाता है। एक परिवार को लेकर गरीबी का अध्ययन नहीं कर सकते, हम पूरे देश को लेकर करते हैं। क्लियर में। अब आ जाओ कल वाला जो विषय, कल हमने काफी कुछ पढ़ लिया था। कल मैंने तुम्हें बताया, जो बच्चे नहीं आए वो लिख सकते हैं। कल मैंने तुम्हें अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ बुक बताई थी जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। जैसे आधुनिक जो अर्थशास्त्र है उसके जनक किसे माना जाता है, एडम स्मिथ को। और सीधा ही पूछ ले भी इकोनॉमिक्स का जनक कौन कौन है, कौटिल्य है। तो अर्थशास्त्र से संबंधित मैंने बताया भी तुम्हें बहुत बार पुस्तक पूछी गई है। जैसे एक भी बेल्थोप जो नेशन बुक बताई थी वो किसकी थी, एडम स्मिथ की थी, जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। और ये कब दी भी एडम स्मिथ ने, 1776 में दी थी। एग्जाम में एज इट इज पूछता भी। तो वेल्थ ऑफ नेशन है, ये बुक किसने दी, एडम स्मिथ ने दी। और कब दी, 1776 में। दूसरी जो बुक बताई थी मैंने, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पे, जो किसने दी भी, मार्शल ने दी। जो कब दी भी, 1890 में दी, 90। उसके बाद तीसरी बुक बताई थी दास कैपिटल में, दास कैपिटल, ये किसने दी थी, कार्ल मार्क्स में। जो कब दी, ये 1867 में दी। एग्जाम में बहुत बार पूछी गई ये बुक्स, ये 3 बुक्स है, बहुत बार पूछा गया है। इन्होंने जो एडम स्मिथ ने दी थी ना, वेल्थ ऑफ नेशन, इन्होंने धन को लेके जो परिभाषा दी भी, जो अर्थशास्त्र है वो सब कुछ है वो धन से संबंधित है। जो मार्शल ने कहा भी जो अर्थशास्त्र है वो एक सिद्धांत है। जैसे कोई सिद्धांत लेके चलते हैं ना हम, प्रोसेस, जैसे उसका इंट्रोडक्शन करते हैं, आपने लिखा होगा कोई सिद्धांत, जैसे हम कोई विषय लिखते हैं, पहले इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर उसकी मान्यता करते हैं, फिर उसका एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसका कंक्लूजन देते हैं, तो एक सिद्धांत है। वो कहते हैं भी कोई भी चीज, जैसे राष्ट्रीय आय का रिसर्च करना हमें, तो पहले हम उसको देखेंगे ना भी राष्ट्रीय आय किन किन की इंक्लूड होगी, फिर उनकी देखेंगे भी क्या क्या उसमें जो मान्यता है भी क्या क्या रखेंगे, भी क्या स्थिर रखना है, भी इतना लेना है इतना नहीं, फिर उसकी व्याख्या करेंगे, फिर उसका कंक्लूजन देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है जो मार्शल ने कहा भी एक सिद्धांत से चलती है इकोनॉमिक्स। और उन्होंने कहा, जो एडम स्मिथ ने कहा, ये पैसों का लेन देन है, पैसों से संबंधित है। एडम स्मिथ जो था वो क्लासिकल था। एडम स्मिथ क्या था, क्लासिकल था। क्लासिकल होता है भी जो ये कहता है भी अगर कोई कमी आ जाती है ना तो एक टाइम के बाद अपने आप पूर्ति हो जाती है। ये सिस्टम है अर्थव्यवस्था का, वो चलती रहती है भी। एक बार अगर डाउन चली गई तो प्रोसेस ये चलता रहेगा, जो क्लासिकल कहता है। परंतु जो आगे हम न्यू क्लासिकल पढ़ते हैं तो उसमें वो कहते हैं भी चेंज करना पड़ता है, हमें अपनी रणनीतियों में परिवर्तन करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखें। कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स ने ये कहा भी जो अर्थव्यवस्था है ये हर टाइम के अनुसार बदलती रहती है। लोगों के जैसे प्राचीन टाइम में था भी,
अगर प्राचीन की बात करें तो हमें इतनी हमारी अब हमारे घर में नहीं कह देती माताएं भी पहले इतना काम नहीं था। अब मान लो करने में दिखाई नहीं देता काम, परंतु काम बहुत है। पहले मान लो बाहर से पानी लेके आने पड़ता था और पशुओं के लिए बाहर से चारा लेके आने पड़ता था। अब चारा घर में मान लो साधन हो गए बीजी, क्योंकि पहले तो सर पे उठा के लेके आने पड़ते थे, अब तो साधन से ले आते हैं। और पानी घर घर सप्लाई होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब क्या हो गया, पहले घर कच्चे होते थे भी, एक बार जो गारा वगैरह तब वो लगा लेते थे तो काम चल जाता था। अब डेली पोछा भारी करना पड़ता है। व्यस्त पूरे दिन रहते हैं, कुछ उसका आउट हमें ये लग रहा है भी हाँ। और अब हम क्या करते हैं, देखा देखी करते हैं, उनके घर में ये फैसिलिटी है बस ये मेरे घर में होनी चाहिए। नहीं, जितना होता है ना, हम कहते हैं ना कोई सुखी क्यों नहीं है, हम दूसरे के सुख से दुखी हैं, हम अपने दुख से नहीं है। हम दूसरे को सुख क्यों है उससे दुखी हैं। अगर कहे ना भी हम हमें पता है ना हमारे घर में भी कितने पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमारा खर्चा क्या है, वो अगर हम सारे देख के चले ना तो इतना मुश्किल भी कुछ नहीं है। और आवश्यकताएं मैंने तुम्हें पहले ही बोला भी, नीड्स जो है हमारी कभी पूरी नहीं होती, कभी भी पूरी नहीं होती। और जो काम जो अब कह दे भी, अब कोई बच्चा कह दे भी मेरे पास करोड़ रुपए आ जाए ना तो मैं कोई काम नहीं करूंगा, बस करोड़ से काम चला दूंगा पूरी जिंदगी, मान लो ऐसे हमारी थिंकिंग है। तो मुकेश अंबानी को सुबह भागने की क्या जरूरत होती है अभी। उनके जो बच्चे हैं, आप देखना उनकी हिस्ट्री पढ़ के देखना, आप उनसे सीखना, वो देखना उनके अलग अलग है, वो भी चाहते हैं भी हमारा अलग से नाम हो। जियो देखो दोनों बहन भाइयों ने ले आए, मुकेश अंबानी के जो बच्चे हैं वो लेके आएंगे, आए होंगे जियो। उन्होंने कितना माइंड लगाया भाई, उड़ाया फ्री उड़े, दिखाया फ्री दिया नेट, और फिर चार्जिंग लिया, उन्होंने अपनी एक पहचान बना ली। तो काम तो करना ही पड़ेगा चाहे धन कितना ही हो। किसी ने कहा ना, धन जब इकट्ठा करते हैं ना तो उसमें जितना टाइम लगता है ना, जितना जानने में टाइम नहीं लगता। और कोई कहते ना मेरे बाप की इतनी प्रॉपर्टी है मेरे को क्या जरूरत है, तो बाप वाली प्रॉपर्टी तो बाप के ही काम आएगी भी। हाँ ये है हमारा थोड़ा सा लालन पालन ठीक हो जाएगा भी, अगर अच्छी है हमारी कंडीशन तो थोड़े से भी अच्छा खा लेंगे, अच्छा पहन लेंगे, और कोई वो नहीं होती भी, जितना हम उसमें इंक्लूड करेंगे ना तभी हमारी तो हमारे से ही चलेगी। माँ बाप की हाँ ये है भी, उन्होंने घर दे दिया, छत दे दी रहने के लिए, और हमें पढ़ा दिया, बस यही उनका धन है। चलो, तो ये तीन बुक्स भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। इनके कई बार ये बुक्स दे देता है, कई बार इनके राइटर दे देता है, कई बार सन दे देता है, मिलान पूछता है भी। तो ये ध्यान रखना, बहुत बार पूछी गई है। उसके बाद जो हमने किया था भाई, हमने ये इकोनॉमिक्स तो पढ़ी, अर्थशास्त्र जो पढ़ा, ये तो एक विषय है। हम एक विषय को नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, इकोनॉमी को पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जहां आप कहीं भी जैसे कोई भी एग्जाम का सिलेबस देखते हो तो उसमें अर्थव्यवस्था लिखा आता है, ना कि अर्थशास्त्र लिखा आता है। उसमें क्या लिखा आता है, अर्थव्यवस्था में। तो हम इकोनॉमी को पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था जो क्या है, जो इकोनॉमिक्स होता है वो पूरे विश्व में लागू होती है, उसके छोटे छोटे पार्ट होते हैं जो हम अपने देश में करते हैं। कल मैंने आपको अर्थव्यवस्था की परिभाषा बताई, क्या थी, एक देश में, क्या बताया अभी, हाँ जी, एक देश में आर्थिक आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। यही लिखा है। जो आर्थिक क्रिया होती है एक देश में, उसको हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था अभी, हाँ जी, अर्थव्यवस्था के प्रकार लिखेंगे। जैसे आप लिखते आए हो, अर्थव्यवस्था के जो प्रकार है वो कितने हैं अभी, तीन।
एग्जाम में पूछ लेता है भी 3, जिसमें लिखा आएगा इनमें से कौन सा अर्थव्यवस्था का प्रकार नहीं है। जैसे पढ़ते हो, ये पढ़ते ही आए हो, प्रकार तो पढ़ते हो। अब क्या देते हैं भी, अर्थव्यवस्था है वो कितने क्षेत्रों में डिवाइड है, अर्थव्यवस्था है वो क्षेत्र अलग तीन तीन ही क्षेत्रों में है, वो आगे पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था के प्रकार लिखें, जैसे इसको मैं ये लिख देती हूँ, जैसे बना के लिख लेना भी, ठीक है। फर्स्ट लिख लो, फर्स्ट लिखो पूंजीवाद, फर्स्ट लिखो पूंजीवाद। सेकंड लिखो भी समाजवाद, और थर्ड लिखो भी मिश्रित। पूंजीवाद है, इसे निजीवाद भी बोला जाता है। समाजवाद है, इसे सामाजिक भी बोला जाता है, सामाजिक भी बोला जाता है। चलो अभी अलग से पॉइंट लो। पूंजीवाद, पहले पूंजीवाद को पढ़ लेते, कल हमने पढ़ लिया था वैसे तो काफी, थोड़ा मैं बता देती हूँ आज। पूंजीवाद, पूंजीवाद को और क्या बोलते हैं, निजीवाद। पूंजीवाद या निजीवाद सेम है। इसमें क्या होता है भी, जो मैंने तुम्हें क्या कहा भी, जो उद्योगपति होती है, मार्केट होती है, जो पैसे वाले लोग हैं, वो ये देखते हैं हमें किस चीज का उत्पादन करना है, कितना करना है, कैसा करना है। जो उपभोक्ता होते हैं ना, आम जनता होती है, वो सम्राट राजा की तरह काम करती है। उनके लिए क्या करती है, राजा की तरह काम करती है, सम्राट। वहां उपभोक्ता की जरूरतें देखी जाती है, किसमें, पूंजीवाद और निजीवाद में। यहाँ क्या होता है, जो उत्पादन होता है भी, उत्पादन समझ लो, पहले लिख लेना बाद में। उत्पादन जो होता है, इसमें भी क्या उत्पादन करना, करना उत्पादन कैसे करना, करना उत्पादन किसके लिए करना, लिए करना। ये 3 प्रश्न आते हैं, ये बहुत बार पूछता है कि क्या उत्पादन करना, कैसे करना, किसके लिए करना। ये सब जो देखता है ना, ये निजी, जैसे उद्योगपति, जैसे मैंने तुम्हें कल लिखाया, उद्योगपति देखते हैं, बाजार देखते हैं, मार्केट जो है वो देखती है। और इनमें क्या होता है, पूंजीवाद में सम्राट कौन होता है, उपभोक्ता होता है। कौन होता है, उपभोक्ता होता है। जो सम्राट है वो कौन होता है, उपभोक्ता होता है। क्योंकि सम्राट है वो, पैसे किन से सबसे ज्यादा आएंगे, लोगों से आएंगे पैसे तो। उद्योगपति क्या चाहता है भी, जनता को किस चीज की जरूरत है। जैसे आ गया, मैंने कल एलन मस्क जो है, मैंने कल उनकी बात बताई तुम्हें भी। एलन मस्क ने क्या बोला है कि, उन्होंने बोला है भी जो ये टावर वगैरह है ये मैं समाप्त कर दूंगा, और यहाँ जो मैं ऐसा रिसर्च कर रहा है भी, हमारे जो अंतरिक्ष में ऐसा स्टेलाइट लगाई जाएगी, उससे रेंज फोनों में पहुंच जाएगी। तो हमारी जो जियो है, रिलायंस है, ये उनसे बातें चल रही है भी, आने वाले टाइम में हो सकता है भी डाटा थोड़ा सा आपको तेज देखने को मिले, सस्ता हो जाए, क्योंकि उनका खर्चा भी आता है ना टावर वगैरह का ज्यादा। तो उनसे बातें चल रही है भी, एलन मस्क के साथ चल रही है भी बातें, तो हो सकता है भी आने वाले टाइम में जो डाटा वगैरह है वो थोड़ा सा सस्ता हो जाए। और मैंने कहा भी, उन्होंने जो रॉकेट है जो बनाई है, मिसाइलें, उन्होंने देखो उन सबसे ज्यादा संपत्ति की, आज भी जो न्यूज़पेपर में आई थी कि जो ये पीला कार्ड होता है ना, राजस्थान सबसे टॉप पे है, 95% पब्लिक के पास वहां पीला कार्ड है। दूसरे नंबर पे गुजरात है, और तीसरे नंबर पे हमारा हरियाणा है। तो 70% के पास पीला कार्ड है। अरे बीपीएल वाला ये नहीं पढ़ते क्या, जो गेहूं वगैरह लेके आते हैं कार्ड है, गुलाबी पीला, और भी होता है क्या कलर, 2 ही कलर होते होंगे। ये कौन सा होता है, हरा होता है क्या, अच्छा। पीले और गुलाबी वालों को राशन मिलता है क्या, अच्छा। तो ये बताया गया है जो हरियाणा में 70% लोगों के पास पीले कार्ड है भाई।
और सबसे टॉप पे रहा है वो राजस्थान रहा है, 95% जनता के पास है। सेकंड नंबर पर यहाँ गुजरात रहा है। देखो भी इतने गरीब हैं। और सबसे कम, सुन लो, सबसे कम जो पीले कार्ड है ना वो झारखंड के पास है। शर्म की बात है। सबसे कम पीले कार्ड है वो झारखंड के पास है। हरियाणा 70% लेके बैठा है। और हरियाणा को क्या माना जाता है? सम्राट माना जाता है अभी भारत का। ये सम्राट की बात आई तब मेरे ध्यान में आ गया, चलो मैं कहती हूँ बता देती हूँ, डाटा पूछ सकता है आपसे एग्जाम में ये भी। अगर जो बीपीएल कार्ड है सबसे ज्यादा किसके पास है? राजस्थान के पास। सेकंड नंबर की बात करें गुजरात के पास, और थर्ड नंबर की बात करें तो हरियाणा के पास, और सबसे कम की बात करें तो हमारे झारखंड के पास। क्योंकि ये डाटा पूछ सकता है, क्वेश्चन न्यूज़पेपर में आ जाएंगे। तो जो पूंजीवाद, सुना नहीं भी बातें नहीं, पूंजीवाद जो है वो, अगर जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है वो किस देश की अर्थव्यवस्था है? यूएसए के। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है वो किस देश की अर्थव्यवस्था है? यूएसए की। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है अभी। वे पूंजीवाद क्या है? पैसे वालों, तुम्हें इतना ही ध्यान रखना है, पूंजीवाद किन की चलती है? पैसे वालों, जो उद्योगपति है, जिसमें वो क्या देखते हैं? उपभोक्ता को। वो ये देखते हैं भी, जो उद्योगपति वो क्या देखता है भी, उत्पादन को कैसे उत्पादन करें, क्या उत्पादन करें और किसके लिए करें। और इनमें जो इनका उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य बहुत बार पूछता है भी, पूंजीवाद का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है लाभ अधिकतम करना में। क्या करना? लाभ अधिकतम करना। बातें नहीं, जो इनका उद्देश्य क्या है? लाभ को अधिकतम करना। भी एक जो उद्योगपति है वो क्या चाहते हैं? लाभ ही चाहते हैं। हाँ, तो इसमें ध्यान रखना, उद्देश्य बहुत बार पूछा गया है। पूंजीवाद का उद्देश्य क्या है? लाभ को अधिक से अधिक करना में। और किस देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवाद है? यूएसए की। ध्यान रखना, यूएसए की राजधानी में वॉशिंगटन डीसी कौन सी नदी के किनारे है? कौन सी नदी के किनारे है? पोटामेक नदी के किनारे। वेरी गुड। उसके बाद लिखो भी सेकंड नंबर, समाजवाद में। समाजवाद में जो देखते हैं, राज्य लिख रही हूं, और मैंने तुम्हें ये बताया जहां मैं राज्य लिखती हूँ तो ये राज्य मत समझना जैसे हमारा एक हरियाणा राज्य है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का ये वर्ड है भी। राज्य लिखते हैं, सरकार से मतलब होता है भी, सरकार। जैसे भी भारत की अगर करें तो भारत सरकार का जो समाजवाद है यहाँ किसकी चलती है भी? राज्य सरकार की। क्योंकि हम भारत सरकार नहीं लिख सकते भी अर्थव्यवस्था। मैंने जैसे अर्थव्यवस्था बताया भी, हम अर्थव्यवस्था सीधा ही लिखा मैंने, ना कि भारतीय अर्थव्यवस्था लिखा उस पर। तो अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो वहां क्या लिखे भी? जो समाजवाद में किसकी चलती है? राज्य सरकार की। देश की भी भारत सरकार की चलती है। किसकी चलती है? भारत सरकार की। समझने के लिए लिख सकते हो, अगर तुम्हें समझना है भी, ये ध्यान रह जाए तो समाजवाद में किसकी चलती है? भारत सरकार। क्योंकि हम भारत की बात कर रहे हैं तो अर्थव्यवस्था, मैं ये नहीं पढ़ा रही, मैं अर्थव्यवस्था का मीनिंग पढ़ा रही हूँ। तो वहां राज्य सरकार लिखा जाता, बुक्स में राज्य सरकार मिलेगा आपको, ना कि भारत सरकार। हाँ, भारत अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो वहां भारत सरकार लिखा मिल सकता है। तो समाजवाद है वो किसकी है भी? किनकी चलती है? राज्य सरकार की। राज्य सरकार जैसे भारत की, तो भी जैसे समाजवाद करें तो जो यूएसए है हम किसका जिक्र करेंगे भी? समाजवाद कहाँ है? किस देश की अर्थव्यवस्था समाजवाद है? यूएसएसआर। इसके बाद रूस आता है। मैंने कहा सबसे पहले यूएसएसआर आता है। ये ध्यान रखना मेरे बच्चों। कई बार समाजवाद देखे भी किस देश की अर्थव्यवस्था या किस संगठन की अर्थव्यवस्था समाजवाद है, कई बार ऑप्शन में आपको रूस ना मिले तो यूएसएसआर पे जाना है। वहां यह कंफ्यूज नहीं होना है भी मैडम ने तो रूस लिखा दिया, यूएसएसआर, क्योंकि रूस जो है वो पार्ट यूएसएसआर का ही था। ये अलग मैं हर रोज बताती हूँ भी 1990 में इनसे क्या देश अलग हो गए थे? 15 देश अलग हो गए थे। जैसे कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है,
जैसे हम देश पढ़ते हैं तो ये 15 देश हैं, किनसे अलग हो गए थे, यूएसएसआर से हो गए। तो पहले जैसे समाजवाद की अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो यूएसएसआर की है, और उसके बाद यूएसएसआर ना देके अगर ऑप्शन में रूस दिया है तो रूस पे जा सकते हैं, रूस नहीं दिया तो किसके पास जाओगे, यूएसएसआर। जैसे हम सेकंड पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे तो जिसमें हद्योग लगाया गया, भिलाई वाला जो छत्तीसगढ़ में हद्योग लगेगा, वो उसमें कई बार ऑप्शन में बहुत बार देखा गया है, कई एग्जाम में तो ये ऑप्शन में मिला होता है भी जो वहां विलही छत्तीसगढ़ में जो इस्पात संयंत्र लगा था वो रूस की सहायता से लगा था, कई बार ऑप्शन में लिखा होता है यूएसएसआर की सहायता से लगा था। तो तुम्हें ये दोनों बात ध्यान रखनी है। क्लियर भाई, क्लियर है? चलो, तो इसमें जो है, इसमें जो उपभोक्ता होता है वो जनता होती है। क्या होती है, जनता में, जनता। और इनका उद्देश्य क्या होता है, इनका उद्देश्य होता है समाज कल्याण से। इनका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य लिख लो, समाजवाद का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, समाज कल्याण में, लोगों का ज्यादा से ज्यादा कल्याण होगा। जो समाजवाद है ये इसका उद्देश्य क्या है, समाज कल्याण से संबंधित है। और पूंजीवाद का उद्देश्य क्या है, लाभ अधिकतम से। ये ध्यान रखना, जो पूंजीपति होते हैं वो अपना अपना बेनिफिट सोचते हैं, सरकार होती है वो क्या सोचती है, जनता का बेनिफिट सोचती है। बस तुम्हें ध्यान रखना है भी पूंजीपति होते हैं वो क्या सोचते हैं, अपना अपना लाभ सोचते हैं। और जो राज्य सरकार होती है भी, सरकार होती है वो क्या सोचती है भी जनता का कल्याण हो ताकि हमारी वोट बैंक बढ़ जाए। क्लियर भी, क्लियर भी, समझ में आया यहाँ तक? और इसका एक एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो समाजवाद है देने वाला कार्ल मार्क्स था। समाजवाद को देने वाला कौन था, कार्ल मार्क्स था। दास कैपिटल में समाजवाद का जिक्र किया गया था। जो कार्ल मार्क्स ने कौन सी पुस्तक दी अभी, दास कैपिटल दी है, 1867 में आई थी। उसमें किसका जिक्र किया उन्होंने, समाजवाद का जिक्र किया। क्लियर भी, रूस की राजधानी बता दो बस। उसके बाद थर्ड लिखो भी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है भी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किन दोनों का मिश्रण है भी, हाँ जी, पूंजीवाद प्लस समाजवाद। इन दोनों का मिश्रण है। इसके नीचे लिखा आता है निजीवाद प्लस सामाजिकवाद या सामाजिक, सीधा ही लिखा आता है। तो ये ध्यान रखना है, निजी पूंजी एक ही बात है, समाज और सामाजिक एक ही बात है। ठीक है, तो इनका कई बार ऑप्शन में अलग देखने को मिलता है। फिर जो मिश्रण है, किन दोनों का मिश्रण है, पूंजीवाद और समाजवाद का, या निजीवाद और सामाजिक का। कई बार निजीवाद और समाजवाद भी दे सकता है, वो आपको देखना है। ठीक है, ऑप्शन में मैंने बता दिया कि पूंजीवाद और निजीवाद एक है, समाजवाद और सामाजिकवाद एक ही है। क्लियर भी? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश की हुई, भारत की। पूछता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किन दोनों का मिश्रण, पूंजीवाद और समाजवाद का, निजीवाद या सामाजिकवाद। क्लियर भी? भारत के साथ किस देश की हो रहा है भी, मलेशिया की, मलेशिया के साथ भी इंडोनेशिया। तो ये पूछ ले कि बाहर एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन मिलेंगे भी इकोनॉमिक्स के। अगर आपने 10-15 क्लास, ज्यादा नहीं है, 10-15 क्लास ध्यान से सुन ली तो इकोनॉमिक्स का इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नॉर्मल आपको 2-4 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। चाहे वो, अगर हरियाणा की अर्थव्यवस्था देखें,
अरे हरियाणा की अर्थव्यवस्था देखे ना, तो वो भी अर्थव्यवस्था तो एक ही बात है, बातें तो वही है, रिपीट होती है थोड़ी सी अलग, तो तुम्हें उससे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं निकलने। अगर तुमने अर्थव्यवस्था अच्छे तरीके से समझ रखी है तो वो क्वेश्चन निकालने इजी हो जाते हैं। जैसे आरबीआई का आ गया, बैंक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ गया, वो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होते हैं। मुद्रास्फीति का आ गया, अपस्फीति का आ गया, और ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है भी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवाद है, समाजवाद है या मिश्रित है। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी भारत की अर्थव्यवस्था जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो किन दोनों का मिश्रण है, पूंजीवाद और समाजवाद का। क्लियर है? अब ये इनका उद्देश्य लिख लो। इसका उद्देश्य है जनता और जनता का भी कल्याण हो और लाभ भी कमाया जाए, ये दोनों पे ध्यान देती है, जनता और लाभ पे। पर मेन टारगेट में बार बार तो मैं कहती हूँ, जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तब हमने ज्यादा फोकस किया था वो समाजवाद पे किया था। हमने जो बाद में लिया है पूंजीवाद को, तो 1991 के बाद हमने इस पे फोकस किया है। लिया तो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, परंतु सबसे ज्यादा हमारे, क्योंकि सबसे हमारे बड़ी समस्या थी हमारे सामने भी, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था थी, हमारी कंडीशन थी उस टाइम बहुत दयनीय थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो उनके सामने समस्या थी, अगर पूरा खुला छोड़ दिया जाए भी, उद्योगपतियों को कह दिए भी अपना मनमर्जी से, जैसे पूंजीवाद, जैसे मैंने यूएसए का बताया, तो वो कर ले, तो कुछ एक लोगों के पास सीमित रह जाते हैं। तो जब ध्यान देना, क्योंकि आम जनता, हर लोगों की सोचनी होती है भी, पब्लिक होती है उनकी, हर जैसे मान लो सरकार योजनाएं क्यों लेके आती है भी, जो गरीब लोग हैं उनका उत्थान हो सके, वो बरोबर आ सके, उनको सुविधाएं क्यों दी जा रही है, ताकि वो सारा इक्वल हो सके। और इक्वल कभी नहीं होगा, जिस दिन इक्वल हो जाएगा, मान लो धीरे धीरे हो रहा है, गरीब कोई नहीं है अभी, हरियाणा में तो कोई गरीब नहीं है, बाकी का स्टेट का मैं कह नहीं सकती कि जो अगर दिहाड़ी करता है, मान लो दिहाड़ी तो करनी पड़ेगी, चाहिए जो खेत में काम करता है, मान लो जिनके पास भी 100 किले हैं, 10 किले हैं, 5 किले हैं, तो अगर वो खेत में नहीं जाएगा, क्या खेत अपने आप आ जाएगा भाई उनके पास, ये ले भी कनक खा ले, कह देगा? दिहाड़ी करता है वो, हाँ, तो भाई दिहाड़ी तो करनी पड़ती है, जो आराम से ईमानदारी से करता है ना, तो कोई भूख का नहीं सोता भाई, मैं इतना कहती हूँ। अब ये है, कमाए 500 लगा 600 दिए, तो भूखा तो उसका ही परिवार रहेगा भाई। और हमारे यहाँ देखे हैं, कुछ घर देखे हैं, शाम को जो दिहाड़ी लेके आता है, दिहाड़िया क्या करता है, और जैसे कहावत कही जाती है, जमीन वाला वो सब्जी खाए ना खाए, दिहाड़िया जो व्यक्ति होता है ना, नॉर्मल डेली रूटीन की दिहाड़ी करता है, वो बेस्ट खाता है भाई जमीन वाले से, क्योंकि उनके पास नगदा नगदी आती है, और जमीन का 6 महीने के बाद आता है। पर हाँ, इज्जत दी जाती है भी, थोड़ा सा भी, इनके 5 किले हैं, 100 किले हैं, किले कभी नहीं देते। और किले वालों को तुमने देख ही लिया, झगड़े इतने, तब देखते हैं भी इससे अच्छा ना होते ठीक है। नाली का, खाले का भाईचारा समाप्त करके रख दिया इस जमीन के चक्कर में। ना हुआ है तो तुम बता दो, हुआ है ना? सबसे ज्यादा हमारी दिक्कत आ रही है वो जमीन को लेके आ रही है, या तो कोई भुआ लेगी जमीन भाई, या किसी भाई ने ले लिया भी, बड़ा भाई है पहले संभालता था तो डोला थोड़ा सा बड़ा कर दिया। मिट्टी भी उठा लेते हैं ना, मतलब लड़ाई देखो, और लड़ाई कराने वाले कौन? हमारे पड़ोसी। मिट्टी भी अगर कहते हैं ना, एक कस्सी मिट्टी भी उठा ली, जैसे पानी का बहाव होता है तो वो रोकने के लिए उठा ही लेते हैं भी जबर। और भाई कई तो लड़ाई खोरे होते हैं तो उठाना ही होता है उनको, तो मतलब उठा लेते हैं ना, तो उसके लिए इतने देखे हैं मैंने लोकल गांव में। मैंने मैं ये सोचती हूँ कई बार कि लोग सोचते क्यों नहीं है भी, एक कस्सी मिट्टी भी उठाई है, अरे तुम्हारे घर की मिट्टी तुमने उपजाई है, इस प्रकृति की मिट्टी, आपकी मिट्टी भी, हाँ दे दिया, हमारे पूर्वजों ने दे दी भी, आपका इतना हिस्सा है, यहां तक है, क्या आप लेके आए साथ मिट्टी? नहीं लेके आए। इतना अगर सोचने लग जाएंगे ना, लड़ाई नहीं होगी। और अपने माँ बाप को समझा दिया करो भी, क्योंकि मैंने ऐसे कई घर देखे हैं, जमीन के चक्कर में पूरा का पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, वो जमीन फ्री वैसे पड़ी रह जाती है, और किसी का हक ना मारना।
कोई बात नहीं, ये ले ले भाई, तू ले ले थोड़ा सा, तेरे ज्यादा धन हो जाएगा, बस इतना ही कहना है, बात खत्म। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी। कहते ना साथ चाहिए तो उस ऊपर वाले का चाहिए, बाकी बंदों की क्या जरूरत है। हाँ भाई थोड़ा सा भी इधर उधर की काम, क्योंकि भाईचारा बना के रखना पड़ता है भी, ऊपर वाला सीधा ही प्रकट नहीं होता, वो किसी को थ्रू भेजता है भी, किसी को कहते हैं ना हेल्प के लिए भेजता है ना। आप कभी भी अगर सच्चे मन से अगर कहते हैं ना रिक्वेस्ट करते हो भगवान से, तो आपके लिए प्रबंध हो जाता है, चाहे वो खाने का हो, चाहे कोई भी दे आपको खाना, चाहे वो पानी का हो। अगर आपको प्यास लगी और आपने ठान लिया ना भी हे भगवान मेरे को प्यास लगी है, पानी कैसे ही प्रबंध हो जाएगा आपको, सच्चे मन से कहा है। अगर नहीं कहा तो भी अलग अलग थिंकिंग है भी, ऐसे तो बैठे आप यहाँ कह दो मैडम वो वाटर कूलर इधर आ जाए तो वो नहीं आएगा भी, ऐसी तो बातें नहीं चलेगी। पर हाँ मैंने ये देखा है भी खाने का प्रबंध हो जाता है, भगवान चाहे किसी थ्रू भेजे, पर सच्चा होना चाहिए मैम। चलो भाई, जो मिश्रित भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, किन दोनों का मिश्रण है, पूंजीवाद और समाजवाद का। किन का है, निजीवाद और सामाजिकवाद का। और भारत के साथ किन दो देशों की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, मलेशिया और इंडोनेशिया की भी। क्लियर भी, आगे पढ़े। ये पीले कार्ड है भी, ये लिख लेना सारे बच्चे, मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। राजस्थान का कितना भी 95%, गुजरात का भी 85%, 87 पता नहीं, हरियाणा का 70%। लिख लो, राजस्थान में 95% कार्ड है भी, गुजरात में 85%, हरियाणा में कितने 70% में। और झारखंड की बात करें तो सबसे कम है अभी, झारखंड का डाटा मेरे दिमाग में नहीं आया भाई, ध्यान नहीं है, मैं बता दूंगी श्योरली। चलो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लो, गलत बताने से अच्छा, पर कम है, सबसे कम पूछे भी, सबसे कम पूछे, कम पूछे तो झारखंड का है भी। थैंक यू।